समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस बार रियायतें ज़्यादा दी गई हैं। 1 जून से 30 जून तक ये लॉकडाउन इस बार रहेगा। तमाम गाइडलाइंस भी हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी नीता शर्मा मौजूद है। नीता, इस बार कहा जा रहा है ढील है कुछ ज़्यादा, क्या क्या ढील है आप जरा बताइए। बिल्कुल निधि, ये जो गाइडलाइंस है ये एक फेज्ड मैनर से रीओपनिंग कि किस तरह से कंट्री को रीओपन किया जाए उसके ऊपर निर्धारित है। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 8 जून से रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर पब्लिक, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज और शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो खुल सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो एक नया स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है इन सभी एक्टिविटीज के लिए आफ्टर कंसल्टेशन विद सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एक देगी। इसके अलावा जो स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी खुल सकते हैं स्टेट्स में और यूटीज में, लेकिन इनका फैसला जो है जुलाई 2020 यानी 1-1.5 महीने बाद जो है वो लिया जाएगा और तब ये लोग खुल सकते हैं। इसके ऊपर भी MOH यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है एक SOP जो है वो डिटेल गाइडलाइंस देगी बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ सिचुएशन। जो रीस्टार्टिंग को बार बार मांग आ रही थी हर एक, जैसे दिल्ली में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो चाहते थे मेट्रो रेल शुरू हो जाए, तो एक बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन ये एक्टिविटीज जो हैं वो शुरू की जा सकती हैं। इंटरनेशनल एयर पैसेंजर्स ट्रैवल एक्सेप्ट जो सिर्फ परमिशन दी जाएगी सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर बार्स एंड ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स एंड सिमिलर प्लेसेस, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस एंड अदर लार्जर कॉन्ग्रीगेशंस, इनकी भी जो फेज्ड मैनर पे इनकी असेसमेंट की जाएगी और फिर इन्हें चालू किया जाएगा। इसके ऊपर एक जो लंबा चौड़ा एनेक्चर है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसके साथ लगाया है। नाइट कर्फ्यू जो है पहले जो 7 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक होता था, अब उसकी टाइमिंग्स बदल गई हैं। अब वो 9 बजे से रात के 9 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक होगा। इस दौरान सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज और लोकल अथॉरिटीज द्वारा दिए गए ऑर्डर्स के तहत ही लोग जो हैं वो मूवमेंट कर सकेंगे। लॉकडाउन जो है वो अब सीमित रह गया है कंटेनमेंट जोन्स के तक ही। ये जो कंटेनमेंट जोन्स में ये लॉकडाउन जो है वो 30 जून 2020 तक चलेगा। कंटेनमेंट जोन्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, क्योंकि हमेशा स्टेट्स की ये मांग रही थी कि जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज जो है वो डिमार्केट करें। इस जो नई गाइडलाइंस है इसमें ये भी अधिकार नीता, धीरे धीरे आपके साथ आगे बढ़ेंगे, एक एक करके आगे बढ़ते हैं आपके साथ। जो आप बता रही हैं हमें, अगर आप ये बताइए, होटल्स और जो मॉल्स हैं क्या वो अब खुल सकते हैं? अगर शर्तें हैं तो क्या है, या क्या कुछ और जानकारी? इसमें होटल जो हैं और मॉल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं और अदर्स हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं, क्योंकि सभी चीफ मिनिस्टर्स की मांग थी। क्योंकि आपने देखा कि एविएशन सेक्टर जो है वो खुल गया है लेकिन सर्विस सेक्टर नहीं खुला है। लोग ट्रैवल करने लग गए हैं। अब बिजनेस जो है दोबारा से शुरू हो रहा है। एग्जीक्यूटिव्स ट्रैवल करेंगे, बिजनेस मीटिंग्स के लिए ट्रैवल करेंगे, तो वो एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे लेकिन रहेंगे कहाँ? तो इस करके जो चीफ मिनिस्टर्स थे उनकी ये मांग थी कि सर्विस सेक्टर्स के लिए भी जो है वो ओपनिंग की जाए। जब अपने स्टैंड अलोन शॉप्स और जो दूसरी दुकानें थी वो शुरू कर दी थी ऑड और इवन के तहत। शॉपिंग मॉल्स ओनर्स का कहना था कि आप तो शॉपिंग मॉल्स के अंदर की जो एंट्री है और ज्यादा अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं, इसलिए वो भी खोल दिए जाने चाहिए। तो इस करके अब ये जो गाइडलाइंस है इसमें 8 जून के बाद से रिलीजियस प्लेसेस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज और जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो खुलेंगे। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो एक लंबी चौड़ी गाइडलाइंस आएगी उसमें SOP होगा, वो कंसल्टेशन करेगी सेंट्रल मिनिस्ट्री से। 8 जून के बाद ये जो चीजें हैं जो आप बोल रही हैं वो खुल सकेंगी। एक चीज और जो रिलीजियस प्लेसेस है, पहले हमने सुना था जिस तरह से कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा, उन्होंने कहा हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि जो तमाम हमारे धार्मिक स्थल हैं वो 1 जून से खोले जाएं। उसके बाद कल ही हमने देखा ममता बनर्जी ने कहा कि 1 जून से खोल दिए जाएंगे। लेकिन अब जिस तरह से इसमें कहा गया है कि 8 जून से फैसला लेकर तमाम एहतियात कर ये खोले जाएंगे। हालांकि ममता बनर्जी ने भी कहा है कि 10 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी अगर तमाम धार्मिक स्थल हमारे खोले जा सकेंगे। तो अब ये 8 जून से खुल सकेंगे या राज्य अपनी आजादी है उनको, या वो अपने फैसले ले सकते हैं? ये
क्योंकि ये सेंटर की गाइडलाइंस है तो इसको वायलेट नहीं कर सकती स्टेट्स। ये इसके आप आगे नहीं जा सकते हैं, इसके आसपास अपनी जो आप गाइडलाइंस है उसको घुमा सकते हैं। तो 8 जून से ये जो रिलीजियस प्लेसेस जो हैं वो खुलेंगी, चाहे वो कर्नाटक में हो या फिर किसी और राज्य में हो, चाहे ममता बनर्जी अपने कोलकाता में रिलीजियस प्लेसेस के बारे में बात कर रही हो, लेकिन ये सेंटर की गाइडलाइंस है तो ये इम्प्लीमेंट ऑल ओवर द कंट्री होंगी। निधि बिल्कुल, नीता आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अनुराग द्वारी भी आ गए। शिवराज सिंह चौहान ने अनुराग अभी ऐलान उन्होंने किया था कि 15 तारीख तक वो एक्सटेंड करते हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस हमारे गृह मंत्रालय की, केंद्रीय गृह मंत्रालय की आ गई है, वो तो कह रहे हैं 30 जून तक रहेगा। तो क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में? आप जाहिर सी बात है, जब केंद्र सरकार के गाइडलाइंस है उसका तो पालन करता ही है राज्य सरकार। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा था कि हम 15 तक तो बढ़ा ही रहे हैं, और तब तक केंद्र की गाइडलाइंस नहीं आई थी, तो केंद्र की बड़ी गाइडलाइंस के हिसाब से ही काम होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि 13 तारीख तक 13 के बाद स्कूल मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये जोड़ा है कि इसके बारे में आखिरी फैसला बाद में ही किया जाएगा, चूंकि मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब आज अगर आप देखें तो 7,645 का आंकड़ा है मध्य प्रदेश में। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि लगातार मध्य प्रदेश में जो मरीज ठीक हो रहे हैं, लगभग अब ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत भी बढ़कर 54% हो गया है। राजधानी भोपाल में ये 65% के आसपास है जो मरीज ठीक होकर घर लौट रहे हैं। तो इसके मद्देनजर ही कुछ चीजों में और रियायत दी जा सकती है इस चरण के लॉकडाउन में। बिल्कुल, जो स्कूल कॉलेजेस की बात है वो कहा जा रहा है कि जुलाई में उस पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से होटल्स और मॉल्स की बात कही गई है कि वो शर्तों के साथ खोले जा सकेंगे और 8 जून को इस पे एक तरह से गाइडलाइंस भी आ जाएंगी, अर्थव्यवस्था के लिए ठीक ही मान रहे होंगे वहां पर? जी बिल्कुल, अगर आप मध्य प्रदेश में देखें तो 3 या 4 जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उज्जैन, खंडवा, ये कुछ जिले हैं जहां पर ज्यादा मामले हैं। इसके अलावा पहले तो 52 जिलों में से बहुत कम, आधे से भी कम जिलों में कोरोना के मामले थे, लेकिन अब लगभग राज्य के 51 जिलों में ये कोरोना के संक्रमण का मामला फैल चुका है। लेकिन कई सारे ऐसे जिले हैं जहां एक भी एक्टिव केस नहीं है। वहां पहले कुछ मामले, 1-2 मामले जरूर आए थे, लेकिन अब कोई एक्टिव मरीज नहीं है, यानी जो संक्रमित मरीज था वो ठीक होकर घर जा चुका है। और बहुतायत ऐसे जिलों की ही है मध्य प्रदेश में। एक अचानक से कल से सागर को लेकर चिंताजनक खबरें आ रही हैं कि वहाँ एक ही परिवार के 17 लोग संक्रमित पाए गए थे, और उसके बाद आज भी ये कुछ आंकड़ा बढ़ा है। जैसे आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजभवन में भी 4 और मामले आए हैं, तो वहाँ भी राजभवन के अंदर 10 लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो कुछ जिले जरूर चिंता का सबब है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से मरीज ठीक होकर जा चुके हैं। उनके आंकड़े इसलिए सिर्फ आ रहे हैं क्योंकि वहां पर पहले कभी कोई एक्टिव मरीज था, लेकिन आज की तारीख में वहां भी कोई एक्टिव मरीज नहीं है। बिल्कुल, आपने जानकारी दी। नीता के पास फिर जाएंगे। नीता हमारे साथ बनी हुई। नीता, आपको याद होगा आपने बताया था किस तरह से जो हमारे कैबिनेट सचिव हैं उन्होंने, कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक बैठक ली थी, और जो 13 मेन जिले हैं जहां पे 70% मामले आते हैं उन पे सख्ती रहेगी, बाकी और रियायतें होंगी। तो उस लिहाज से कितना छाप उसका कितना असर देख रहे हैं आज के जो लॉकडाउन अनाउंस हुए हैं? नीता शायद सुन नहीं पा रही हैं। हिमांशु भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी हिमांशु, एक बार ये और लॉकडाउन 5 एक तरह से कह सकते हैं जो अनाउंस हो गया है, तमाम इसमें शर्तों के साथ, लेकिन ढील देखी जा रही है। इसमें होटल्स, मॉल्स भी शामिल हैं। जो हमारे धार्मिक स्थल हैं वो भी 8 जून से खुल पाएंगे। 8 जून को कुछ गाइडलाइन सामने आएंगी। आपके पास और क्या डिटेल्स? देखिए, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, जो शैक्षणिक संस्थान हैं, स्कूल, कॉलेजेस, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके बारे में ये कहा गया है बहुत साफ शब्दों में कि इस बारे में फैसला जुलाई 2020 में लिया जाएगा। और केंद्र ने राज्य सरकारों को ये कहा है कि वो पेरेंट्स के साथ जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जो शैक्षणिक संस्थान चलाने वाले जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो वाइस चांसलर्स हैं, उनके साथ राज्य सरकारें और यूनियन टेरिटरीज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक सलाह मशवरा की प्रक्रिया शुरू करे। पेरेंट्स से भी बात किया जाए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी बात किया जाए, स्टूडेंट्स कम्युनिटी के साथ भी बात किया जाए, और जुलाई में इस बारे में कोई आगे बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन जहां तक शॉपिंग मॉल्स तक उसका जिक्र किया था आपने, मुझे लगता है कि आज इस लॉकडाउन में जो ढील दी गई है, ये सबसे बड़ी खबर
निधि निश्चित तौर पर शॉपिंग मॉल्स को लेकर है, रेस्टोरेंट्स को लेकर है, होटल्स को लेकर है और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को लेकर है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन लगाया गया था और जब वीजा सस्पेंड किए गए थे, उस वक्त सबसे ज्यादा जो मार पड़ी थी इस पूरे लॉकडाउन के दौरान वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर है। 20 अप्रैल से हमने देखा है कि उद्योग जगत को इवन रेड जोन्स में भी सीमित शर्तों के साथ छूट दी गई है धीरे धीरे, लेकिन होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स ये सब बंद हैं और इसलिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। जो लोग शॉपिंग मॉल चलाते हैं, जो लोग रेस्टोरेंट चलाते हैं, एक असेसमेंट था सीआईआई का कि अगर ये लॉकडाउन लंबा चलता है तो इस साल 2 से 3 करोड़ लोगों की नौकरियां होटल, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म इंडस्ट्री में जा सकती है। तो ये जो एक बड़ा फैसला लिया है सरकार ने, मुझे लगता है कि एक बड़ी राहत की खबर रेस्टोरेंट मालिकों के लिए। देश में लाखों रेस्टोरेंट चलते हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं जो बंद पड़े हैं, बहुत सारे लोगों का रोजगार छिना है इस सेक्टर में। बिल्कुल हिमांशु, जो कल आपने आंकड़े दिए थे, आपको याद है कल जीडीपी के फिगर्स आए थे, गृह मंत्रालय ने जी आपने बताया था जीडीपी के जिस तरह से फिगर्स आए थे और जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट डेटा सामने आया था, जो नौकरियां कहा गया था, जब पहले थोड़ी सी रियायत दी गई तो करीब 2 करोड़ नौकरियां बहाल हो गई थी। हालांकि भयावह स्थिति है हमारे जिस तरह से रोजगार पे, लेकिन अब और जब ये खुलेगी हमारी अर्थव्यवस्था, होटल, मॉल ये खुलेंगे तो इससे और रोजगार लोगों का बढ़ेगा, कुछ लोगों के जेब में पैसा आएगा। ये निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस दौरान एक और इश्यू है जिसको सरकार को एड्रेस करना होगा, जैसे कि सरकार ने छोटे और लघु उद्योगों के लिए किया है कि बहुत सारे जो इंटरप्राइजेस हैं जो बंद पड़े हैं उनको दोबारा शुरू करने के लिए संभव है कि उनका सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा चुका है, टूरिज्म का हम सब जानते हैं, तो उन्हें शुरुआत में वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी अपने बिजनेस को फिर से खड़ा करने के लिए। इसमें देखिए समझना यह भी बहुत जरूरी है कि टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी ये सभी ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत ही लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं और जैसा आपने जिक्र किया था बेरोजगारी का, ये जरूर है कि मई महीने में 2 करोड़ के आसपास रोजगार के अवसर वापस आए हैं, क्योंकि पिछले एक महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है निधि। 20 अप्रैल से शुरुआत हुई थी उद्योग को खोलने की, लेकिन ये जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं इसमें अब एक बड़ी शुरुआत 8 जून को होगी। निश्चित तौर पर पिछले 2.5 महीने से सारे जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बंद पड़ा हुआ है और करोड़ों लोगों का रोजगार यहां से छीन चुका है। तो ये बहुत जरूरी है कि इन सेक्टर को जब अब खोलने का फैसला लिया गया है तो साथ ही सरकार को जो लाखों इकाइयां काम करती हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, होटल सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में, रेस्टोरेंट्स में, वो दोबारा अपना बिजनेस शुरू करें, इसके लिए उनको मदद करनी होगी। साथ में इसमें यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का एक एसओपी तैयार होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी जो लोग अपने रेस्टोरेंट को दोबारा खोलेंगे, जो लोग शॉपिंग मॉल्स दोबारा खोलेंगे, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस को खोला जाएगा, तो उन्हें जो गृह स्वास्थ्य मंत्रालय के जो मानक हैं, जैसा कि एयरपोर्ट सेक्टर में किया गया, उन सभी मानकों को उनको मानना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत जल्दी गाइडलाइन जारी करने वाली है। करीब 8 दिन का वक्त इन संस्थाओं के पास होगा अपना बिजनेस दोबारा शुरू करने के लिए। बिल्कुल हिमांशु, जो बार बार ये बात सामने आ रही है कि ये लॉकडाउन की स्थिति में हम हमेशा नहीं रह सकते और शायद जिस तरह से हमने अब तक लॉकडाउन को संभाला है, एक तरह से कुछ भरोसा हो गया है लोगों में कि इसके साथ जीना है और इसका मुकाबला भी लगातार करते रहना है। आज प्रधानमंत्री की भी चिट्ठी छपी, फिर सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये भी एक हमारे सामने भयावह स्थिति, चाहे जितनी भी हो अर्थव्यवस्था की, मजबूरी भी है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को अब खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा सबसे निचला तबका है वो इसके से दब रहा था। निश्चित तौर पर देखिए सीआईआई का एक असेसमेंट है, अगर हम सिर्फ आप होटल, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर को ही अगर देखें तो ये अनुमान है सीआईआई की जो ट्रैवल और टूरिज्म कमिटी है, उनके चेयरमैन दीपक हक्सर ने एनडीटीवी से ये कहा था लॉकडाउन के बिल्कुल शुरुआती दौर में कि 2 से 3 करोड़ लोगों का रोजगार जा सकता है अगर ये लॉकडाउन इस तरह चलता रहा। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये संकट है ये इस पूरे सेक्टर के लिए कितना बड़ा है, क्योंकि धीरे धीरे हमने देखा है कि एयरलाइन सेक्टर को खोला गया है, इंडस्ट्री को खोला गया है, लेकिन ये जो सेक्टर है इसको अभी तक बंद रखा गया था, क्योंकि उसके पीछे सोच ये थी कि यहां पर संभव है कि रेस्टोरेंट्स में भीड़ हो सकती है,
लोग ज्यादा एक्सपोज हो सकते हैं, संक्रमण ज्यादा तेजी से फैल सकता है। लेकिन अब मुझे लगता है एक नई सोच, एक नई थिंकिंग सरकार की रणनीति में बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और जैसा कि सिविल एविएशन सेक्टर में हमने बहुत विस्तार से रिपोर्ट किया है कि बहुत टफ गाइडलाइंस हैं। आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एयरपोर्ट पर आप देखें, इतनी सख्ती है वहां पर और बहुत ही सीमित छूट दी गई है। तो अभी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि व्यवहारिक तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय शॉपिंग मॉल्स के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, होटल्स के लिए किस तरह के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी करता है। स्कूल और कॉलेजेस, गर्मी की छुट्टियां अभी चल रही हैं। गर्मी की छुट्टियों के खत्म होने के बाद करीब 1 महीने का वक्त होगा देश के लाखों शैक्षणिक संस्थाओं के पास कि वो पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट बॉडीज के साथ, छात्रों के साथ और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के सलाह मशवरा करें और एक विचार करें कि क्या मौजूदा परिस्थिति में शैक्षणिक संस्थाओं को खोला जाए या न खोला जाए। करीब 2 महीने का वक्त उनको भी दिया गया है। तो एक बहुत साफ संकेत है कि कंटेनमेंट जोन में तो रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे और मुझे लगता है वो जरूरी भी होगा वहां पर, क्योंकि संक्रमण पहले से वहां पर काफी ज्यादा है। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाके हैं उनको खोलने के लिए चरणबद्ध तरीके से, इसमें यह लिखा गया है कि फेस्ड मैनर में धीरे धीरे जो कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाके हैं उनको खोलने की रणनीति सबको बनानी होगी। बिल्कुल हिमांशु, आपने जानकारी दी कि आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नीता एक बार फिर जुड़ गई है। नीता, जो मेरा आपसे सवाल यही था कि जब कल बात कर रहे थे, कैबिनेट सचिव ने बैठक ली, उसमें कहा जा रहा था कि जो 13 सबसे ज्यादा प्रभावित शहर हैं जहां से 70% मामले आ रहे हैं उनमें काफी सख्ती बनी रहेगी, उसके बाद ढील होगी। तो क्या उस बैठक की छाप दिख रही है? आज जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें छाप दिख रही है? बिल्कुल नदी, उसमें जो 13 सिटीज थी उसमें मुंबई था, थाने था, पुणे था, दिल्ली था, अहमदाबाद था और कई ऐसे शहर थे। 13 ऐसी सिटीज थी जिनमें 85% ऑफ द केस लोड ऑफ एंटायर कंट्री जो है वो बेयर करती हैं। उसमें स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस की बात की गई थी। जो म्यूनिसिपल कमिश्नर्स थे और जो कलेक्टर्स थे उन एरियाज के, उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को ये फीडबैक दिया था। अब ये साफ तौर पे लिखा गया है कि जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनमें जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी बना सकती हैं और वो किस तरह से कंटेनमेंट ऑफ द वायरस, कि आगे ना बढ़े वायरस, उसके लिहाज से स्ट्रैटेजी बना सकती हैं। ये उनको इख्तियार दिया गया है। लेकिन 13 सिटीज पे तो ये फोकस रहेगा ही। हमें यहाँ पे ये भी याद करना होगा निधि कि जो इंडिया जो है अभी प्रोजेक्शन से आगे चल रहा है। जो प्रोजेक्शंस अप्रैल एंड में दिए गए थे उसमें बोला गया था कि इंडिया जो है मई 31 पे 1,65,000 जो है वो टच करेगा, लेकिन ये फिगर हमने पहले ही अचीव कर ली। साथ में जो डबलिंग रेट के डेज हैं वो भी कम होते जा रहे हैं, ये भी एक चिंता की बात है। तो ये जो गाइडलाइंस है उसमें बेशक से कई सेक्टर्स को ओपन करने की बात की गई हो, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उन्हें और ज्यादा स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस के तहत मॉनिटर किया जाएगा, ये साफ तौर पे इसमें लिखा हुआ है।